क्या इतिहास की परतों को खोदकर वर्तमान के भाईचारे को जिंदा रखा जा सकता है? और अगर अदालतें यह तय करने बैठेंगी कि पहले कौन आया, तो फिर इतिहास की आखिरी सरहद कहाँ तय होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज द हिंदू के संपादकीय में एक बेहद संवेदनशील और हमारे देश के ताने बाने को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर गहराई से बात की गई है। हेडलाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी कि सबसे जरूरी बात। ये जो टॉपिक है ये भोजशाला के फैसले पर है और शेयर्ड यूज ऑफ डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि जो विवादित धार्मिक स्थलों के साझा उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला परिसर पर आए हालिया अदालती फैसले ने एक बार फिर सदियों पुराने इतिहास और आज के कानून को आमने सामने खड़ा कर दिया है। साल 2003 से पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज ASI ने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहाँ दोनों धर्मों के लोग बारी बारी से पूजा और इबादत करते आ रहे थे। लेकिन 2024 के सर्वे और हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम इस एडिटोरियल के 4 सबसे बड़े पहलुओं को डिकोड करेंगे। पहला पहलू है हम समझेंगे कि कैसे उपासना स्थल या पूजा स्थल अधिनियम 1991 दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति को फ्रीज करता है, उसकी एक छोटी सी कानूनी कमी या पिछले रास्ते का इस्तेमाल करके इस मामले को अदालत में आगे बढ़ाया गया। दूसरा पहलू है अदालतों का रुख क्या है। यहाँ एडिटोरियल ने अदालतों की कार्य प्रणाली पर जो गंभीर सवाल उठाए हैं वे कि कैसे सिविल सूट्स यानी कि दीवानी मुकदमों पर रोक लगाने के बावजूद जनहित याचिका दैट इज PILs के जरिए वही परिणाम हासिल किए जा रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा पहलू है क्या इतिहास की जांच सिर्फ मध्यकाल पर आकर रुक जानी चाहिए या फिर हमें हिंदू पूर्व यानी कि प्री हिंदू जैसे बौद्ध और जैन इतिहास में भी पीछे जाना चाहिए। इस तार्किक सवाल को समझेंगे। चौथा पहलू है राजनीतिक माहौल और भविष्य से संबंधित। ज्ञानवापी, शाही ईदगाह और बीजा मंडल के बाद क्या भोजशाला का यह फैसला देश के अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों के लिए एक नया चैलेंज बनने जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस एडिटोरियल ने अंत में जो संदेश दिया है कि एक मजबूत लोकतंत्र में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व दैट इज को एग्जिस्टेंस सदियों पुराने मालिकाना हक के दावों से कहीं ज्यादा कीमती है। इस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एक अदालती फैसले का विश्लेषण नहीं है, बल्कि देश के कानून, इतिहास और राजनीति के अंतर संबंधों को समझने की एक गंभीर कोशिश है। UPSC सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों और देश के समसामयिक मुद्दों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए आज का यह सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा आप। आइए देखते हैं, ये दोनों तो हो चुका है। मैं बता दूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का जो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ ये बात है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों में से सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये बात हो रही है मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला परिसर में आए अदालती फैसले के बारे में, ठीक है। और जो दूसरा है ये शेयर्ड यूज ऑफ डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स, ठीक है। उसका जो है आपका शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। यहाँ जो मतलब कि इस एडिटोरियल का जो एक सुझाव या विचार यह है कि अगर कोई धार्मिक स्थल
ऐसा है जिस पर दो समुदायों के बीच विवाद है, तो वहाँ दोनों पक्षों को अपने अपने समय पर पूजा या इबादत करने की जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये बात की जा रही है इस सब हेडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The mixed architecture of the Bhojshala Kamal Maula complex in Dhar, Madhya Pradesh has fed uncertainty about its religious identity for more than a century, with the dispute intensifying around the time of Ram Janmabhoomi mobilization। ठीक है, ये कह रही की बात है कि ये जो मिक्स्ड आर्किटेक्चर जो है आपका भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स यानी कि जो परिसर में ये धार में है मध्य प्रदेश में, इसने क्या किया है, अनिश्चितता को, एक उलझन को जो है बढ़ावा दिया है अबाउट दिस रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में फॉर मोर देन अ सेंचुरी, मतलब कि 100 वर्षों से, विद द डिस्प्यूट, जिसमें जो ये विवाद है और ज़्यादा गहरा गया है उस समय से जब राम जन्मभूमि मोबिलाइजेशन हुआ था। यानी कहने की ये जो बात है कि मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला परिसर की जो इमारत है, जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों की बनावट यानी कि मिश्रित वास्तुकला दिखाई देती है ना। इस मिश्रित बनावट के कारण पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से जो है लोग इस बात को लेकर उलझन में रहे हैं कि यह मूल रूप से मंदिर है या फिर मस्जिद। यह विवाद और ज़्यादा तब भड़क गया जब भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन यानी कि अयोध्या आंदोलन के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। समझ गए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, अरेंज्ड, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, इसने क्या किया था, अरेंज किया था, एक व्यवस्था किया था 2003 में लोगों के लिए, जो अलग अलग धर्मों के कि वो जो है बारी बारी से जो है इसका इस्तेमाल करें, जब तक कि एक पिटिशन जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया जिसमें मांग की गई थी न्यू सर्वे को, ताकि इसके ट्रू कैरेक्टर को मतलब डिटरमाइन किया जा सके। यानी कि साल 2003 में ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने शांति बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत अलग अलग धर्मों के लोग जैसे हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दिनों या समय पर इस परिसर का उपयोग अपनी प्रार्थना के लिए करते थे। यह व्यवस्था तब तक सुचारू रूप से चलती रही जब तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह मांग नहीं की गई कि इस जगह का फिर से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए ताकि इसके असली धार्मिक स्वरूप का पता लगाया जा सके। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ पर एक चीज छुपा हुआ है जो आगे आप समझेंगे। द हाई कोर्ट ऑब्लाइज्ड इन 2024, तो हाई कोर्ट जो है 2024 में इस बात को मान लिया, यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है, और परिसर का नया सर्वे कराने का आदेश दे दिया। समझ गए आप बात को? द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अलाउड, अब क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कूद गया और इसने भी अलाउ कर दिया इस सर्वे को कि ये आगे बढ़े, लेकिन ये जो है ना सेफगार्ड्स के साथ आगे बढ़े। मतलब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सर्वे पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सुरक्षात्मक नियम और शर्तें तय कर दी गई ताकि सर्वे के दौरान ऐतिहासिक इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे और शांति बनी रहे। तब आ रहे हैं अब मई 15 को क्या हुआ, ठीक है। द हाई कोर्ट रूल्ड, हाई कोर्ट ने फैसला दिया दैट द कॉम्प्लेक्स हैड बीन अ हिंदू टेम्पल एंड सजेस्टेड दैट द मुस्लिम साइड सीक ऑल्टरनेटिव लैंड फ्रॉम द स्टेट while insisting that it was only determining its religious character, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट 15 मई को क्या किया कि एक अपना फैसला सुनाया, ठीक है। उसमें क्या किया, उस फैसले में कि ये जो कहा कि सर्वे जो हुआ है उसके सबूतों के आधार पर यह जो परिसर है मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था, ठीक है ना। ये दैट द कॉम्प्लेक्स हैड बीन अ हिंदू टेम्पल
एंड सजेस्टेड, और इसने सजेस्ट किया, ठीक है, इसने जो है सलाह दी कि ये जो दूसरे पक्ष हैं जो कि मुस्लिम साइड है, वो एक वैकल्पिक लैंड, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरी जगह पर जमीन लेने की सलाह भी दी, ठीक है ना, स्टेट से, जो राज्य से मांगे ये, वाइल इंसिस्टिंग, जबकि हालांकि या कह सकते हैं हालांकि जो है कोर्ट ने यह बात भी साफ तौर पर या जोर देकर कहा कि वह जो है इट वॉज ओनली डिटरमाइनिंग इट्स रिलीजियस कैरेक्टर, कि वह जो है इस जगह के धार्मिक स्वरूप का फैसला कर रहा है, न कि वह जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइन देखिए, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, द फाइंडिंग फॉलोइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत रिवाइवल ऑफ द भोजशाला प्रोसीडिंग्स इन जनवरी। ये जो फाइंडिंग, ये जो फैसला है, ये कब आया है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा जो है रिवाइव किया गया भोजशाला प्रोसीडिंग्स को जनवरी में। और ये फाइंडिंग्स था टिका हुआ किस पर? वैल्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर और कोर्ट के 2019 के अयोध्या जजमेंट पर। ये विशेषकर जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना की जो क्या कहेंगे, एक तरीके से जो ये प्रधानता कहिए, ठीक है। और किस पर ये टिका हुआ था? फेथ एंड बिलीफ पर। फेथ एंड बिलीफ मतलब हो गया आपका धार्मिक आस्था और विश्वास। कहने का ये मतलब है कि हाई कोर्ट का जो ये निष्कर्ष या नतीजा तभी संभव हो पाया जब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, मतलब कि सूर्यकांत ने वो जनवरी के महीने में इस ठंडे पड़े मामले को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी, ठीक है। हाई कोर्ट का जो यह फैसला है, ये जो फाइंडिंग है, ये किस पर, ये यहाँ पर इसका मतलब कि ये है, ठीक है, वर्ब। तो ये आधारित था या बेस था या टिका हुआ था वो दो बातों पर। पहला क्या है? एक तो खुदाई में जो मिला है आपका पुरातात्विक सबूतों की अहमियत पर, यानी कि जो वैल्यू है आपका, क्या हो जाता है इसको, हाँ, ये जो आर्कियोलॉजिकल मतलब कि एविडेंस जो है, यानी कि पुरातात्विक जो सबूत है ना, उसके जो अहमियत है उस पर ये टिका हुआ है। और दूसरा है कोर्ट जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था 2019 में अयोध्या फैसले के नाम पर, ठीक है ना, उस पर टिका हुआ है, ठीक है। और विशेष रूप से इसमें दो सिद्धांतों का सहारा लिया गया है, विशेष रूप से ये दो सिद्धांतों पर। एक तो पहला है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावनाओं की प्रधानता, यानी कि किस बात की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा है फेथ एंड बिलीव का, यानी कि धार्मिक आस्था और विश्वास का, ठीक है, समझ गए। वाइल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा स्थल कहिए इसको, या आप कह सकते हैं उपासना स्थल भी कह सकते हैं। तो ये जो हालांकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है स्पेशल प्रोविजंस के तहत ये एक्ट 1991 जो है उसने फ्रीज कर दिया था रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एज ऑन अगस्त 15 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो है जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे ना, उसके जो उस समय जो रूप थे उसी के अनुसार जो है उसमें फ्रीज लगा दिया गया। अगर वो मंदिर था तो मंदिर, अगर मस्जिद था तो मस्जिद। द केस प्रोसीडेड, ये जो केस जो है ये चला आगे बढ़ा थ्रू अ लॉ फॉल, एक लूफॉल के, एक खामी, एक चोर दरवाजे के से आगे बढ़ा, जो कि सेक्शन 43 में है, जिसमें एग्जेम्प्ट किया गया है एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, जो कि अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत है। इसको समझिए, ये जो आपका भारत में जो मतलब पूजा स्थल या उपासना स्थल जो कि एक विशेष उपबंध है, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो अधिनियम 1991 के नाम का एक कानून है, ठीक है ना। यह कानून जो है यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 के दिन जो है जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, उसे बदला नहीं जा सकता है। मतलब उसको जो ना फ्रीज कर दिया गया, उसका चरित्र वहीं जम गया, उसका स्वरूप वहीं पर जम गया, फ्रीज हो गया।
लेकिन इस कानून की धारा 4(3) में जो है एक छोटी सी कमी या एक चोर रास्ता या लूपहोल है, ठीक है, एक लूपहोल है, ठीक है, एक खामी है। वो खामी क्या है कि यह है कि जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें प्राचीन स्मारक अधिनियम 1958, ठीक है, के तहत संरक्षित है, उन पर यह रोक लागू नहीं होती। इसी कानूनी कमी का फायदा उठाकर यह मुकदमा अदालत में आगे बढ़ गया, ठीक है। इसी कानूनी कमी का ये जो केस है ये प्रोसीड हुआ, आगे बढ़ा, इसी लूपहोल की वजह से, जो कि सेक्शन 4(3) में है, जिसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, छूट दिया गया है एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो कि अंडर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत है। गिवन द हाई कोर्ट्स डिटर्मिनेशन, ये जो फैसला है, जो उसने जो फैसला लिया है, उसको देखते हुए दिस इज अ प्रोसीजरल साइड डोर दैट हॉलोज आउट द एक्ट स्पिरिट, ठीक है ना। ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे देखते हुए ये एडिटोरियल का ये कहना है कि यह जो कानूनी अपवाद या छूट जो है असल में एक पिछले दरवाजे या साइड डोर की तरह है। इसका इस्तेमाल करके लोग जो है मुख्य कानून की मूल भावना और उसके उद्देश्य को ही खत्म या खोखला कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोसीजरल साइड डोर जो है ये खोखला कर रहा है एक्ट के मूल भावना को, ठीक है ना, इस कानून के मूल भावना, क्योंकि 1991 के कानून का असली मकसद ऐसे विवादों को हमेशा के लिए खत्म करना था। समझ के बात को। आगे आइए दूसरे पैराग्राफ में, द CJI's इन्वॉल्वमेंट, ये CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट में है, इसका मतलब है कि टू द अमाउंट टू द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग सिविल सूट्स, यानी कि इसका मतलब है कि जो दीवानी आपका मुकदमे हैं उसको रोकना, ठीक है, जबकि अनुमति देना PIL को कि वो जो है फंक्शनली आइडेंटिकल आउटकम्स को वो अचीव कर सके, मतलब उसको हासिल कर सके। ये बड़ा एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहना चाह रहा है। यहाँ पर जो है एडिटोरियल ये बोल रहा है कि जो अदालत के काम करने के तरीके पर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है, ठीक है। ये एडिटोरियल मतलब कि कहता है कि इस मामले में जो है मुख्य न्यायाधीश जो कि CJI हैं, उनका जो हस्तक्षेप रहा उसका नतीजा यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो सामान्य दीवानी मुकदमों जो कि दैट इज सिविल सूट्स पर रोक लगा देता है, लेकिन दूसरी तरफ जनहित याचिकाओं यानी कि PILs को अनुमति दे देता है, और अंत में इन जनहित याचिकाओं के जरिए भी वही नतीजा हासिल हो जाता है जिसे रोकने की कोशिश दीवानी मुकदमों में की जा रही थी। यानी रास्ता तो बदल गया पर परिणाम वही रहा। समझ गए, बड़ा पेच है यहां पर, ठीक है। द कोर्ट्स में बिलीव, कोर्ट भले जो है ये विश्वास कर सकती है या मान सकती है कि दे आर न्यूट्रल एडजुडिकेशन, वो जो है मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, बट दे आर ऑपरेटिंग इन पॉलिटिकली पोलराइज्ड टेरेन, ठीक है। यानी कि अदालतों को जो है ना शायद ऐसा लगता होगा कि वे पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ कानून के मुताबिक जो है वो न्याय कर रही है, यानी कि न्यूट्रल एडजुडिकेटर्स हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस माहौल में ये अदालत काम करती है ना या कर रही है वो राजनीतिक रूप से बहुत बटा हुआ यानी कि पॉलिटिकली पोलराइज्ड है और संवेदनशील है, जहां उनके हर फैसले का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। ग्रुप्स, अब ये देखिए ये जो संगठन है, ग्रुप्स सच एज द हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, ये जो ग्रुप है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस विच इनिशिएटेड पार्ट्स ऑफ द वोसाला लिटिगेशन, जिसने शुरुआत की थी ये वोसाला लिटिगेशन का, आर पॉलिटिकली बैक्ड एंटिटीज, ये कोई आम ये नहीं है बल्कि पॉलिटिकली बैक्ड है, यानी कि उसका समर्थन है राजनीतिक रूप से, यूजिंग जुडिशियल फाइंडिंग्स टू कंसोलिडेट एजिटेशन अराउंड कॉन्टेस्टेड विवादित रिलीजियस साइट्स, ठीक है। यानी कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जैसे जो संगठन है जिन्होंने वोसाला से जुड़े मुकदमे की शुरुआत की है, वही कोई आम संगठन नहीं है भैया, उन्हें पीछे से राजनीतिक समर्थन हासिल है। यह संगठन जो है अदालती फैसलों और टिप्पणियों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं
ताकि विवादित जो धार्मिक जगहों के आसपास अपने आंदोलन और राजनीतिक पैठ को और ज़्यादा मजबूत कर सके, कंसोलिडेट कर सके एजिटेशन को, ये कॉन्टेस्टेड विवादित रिलीजियस साइट्स के आसपास। आर्कियोलॉजिकल एम्बिग्यूटीज, ये जो आर्कियोलॉजिकल एम्बिग्यूटीज, अस्पष्टता या उलझन कहिए, इन मेडिएवल स्ट्रक्चर्स आर नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है। हालांकि एडवर्सियल litigation in the form of courts asking what was there first can introduce arbitrary bounds favorable to the majoritarian political climate। यानी कि कहने की ये बात हो रही है कि मध्यकाल में जो बनी इमारत है ना, उसमें इस तरह की उलझने होना कोई मतलब कि आम बात है कि वहाँ पहले क्या था, क्योंकि इतिहास में इमारतों को बदला जाता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब अदालतों में आमने सामने की कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। समझ गए? एडवर्सरियल लिटिगेशन शुरू हो जाती है और अदालतें यह पूछने लगती है, और अदालतें जो है यह पूछने लगती है कि व्हाट वाज देयर फर्स्ट, कि वहां पहले क्या था, यानी कि पहले कौन आया या क्या बना था। तो एडिटोरियल के अनुसार जो है ऐसा करने से इतिहास की व्याख्या मनमाने ढंग से होने लगती है। ठीक है ना, ये जो है एक आर्बिट्ररी बाउंड्स तैयार कर देता है, इसमें एक मनमाना एक ढंग से इसकी इतिहास की व्याख्या होने लगती है, और यह जो है फेवरेबल होता है, यानी कि एक तरीके से उनको सूट करता है जो मेडिटेरियन पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या होता है, यानी कि जो बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल को यह सूट करता है और उसके पक्ष में ये जाता है। अ लाइकली क्वेश्चन, लाइकली मतलब संभावित, जो संभावित प्रश्न क्या है? संभावित प्रश्न ये है कि वाई ड्रॉ द लाइन एट मेडिएवल कॉन्क्वेस्ट एंड नॉट गो बैक टू प्री हिंदू हिस्ट्रीज। ठीक है ना, यानी कि ये जो है संभावित प्रश्न कि मध्ययुगीन विजय या कॉन्क्वेस्ट पर ही रेखा क्यों खींची जाए और हिंदू पूर्व के इतिहास में पीछे क्यों न जाया जाए। मतलब कहने की यह बात है कि इतिहास को देखने के नज़रिए पर यहाँ पर एडिटोरियल एक बड़ा सवाल उठा रहा है। यह कहता है कि अगर अदालतें यह तय करने बैठेंगी कि पहले क्या था, तो एक जायज़ सवाल यह खड़ा होता है कि हम इतिहास की सीमा को सिर्फ मध्यकाल पर ही क्यों रोक देते हैं। हम उससे भी पीछे जाकर उस समय के इतिहास की जांच क्यों नहीं करते जब हिंदू धर्म के आने से पहले बौद्ध, जैन या आदिवासी संस्कृतियां वहां मौजूद थी। इतिहास में पीछे जाने की कोई तय सीमा तो है नहीं। ठीक है, द भोजशाला रूलिंग इंडिकेट्स, ये जो भोजशाला का जो फैसला आया है ना, ये इंडिकेट करता है, इंगित करता है या दिखाता है दैट द अयोध्या वर्डिक्ट, ये जो अयोध्या फैसला जो है, इसने रास्ता तैयार किया एज पेव द वे टू रिपीटेडली चैलेंज, ये बार बार चुनौती देने के लिए स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस साइट्स को इफ दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सर्वे, अगर मतलब कि भले जो है वो प्रोटेक्टेड हो सर्वे के द्वारा, एक्सटेंडिंग अ रिकॉर्ड दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स ज्ञानवापी, शाही ईदगाह एंड द ब्रिजा मंडल कॉम्प्लेक्स। इसको और आसान भाषा में समझाते हैं आपको। ये जो भोजशाला रूलिंग है ना, ये फैसला दिखाता है कि 2019 के जो अयोध्या फैसले ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है, एक पेव द वे मतलब रास्ता खोल देना, जिससे अब अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को बार बार अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। खासकर तब, ठीक है, खासकर तब जब वे इमारतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में आती हूँ। यह सिलसिला थम नहीं रहा है बल्कि लगातार बढ़ रहा है, जिसके उदाहरण हम वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह और विदिशा के बीजामंडल परिसर के मामलों में पहले ही देख चुके हैं। समझ गए बात को? द 1991 एक्ट, 1991 जो एक्ट है आपका 1991 का जो कानून है, नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, इसको ज़रूरत है क्या करने की, बहुत कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है। विथ नो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर एक्सेप्ट
when pertaining to title disputes already pending at the time of its enactment। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो 1991 के जो अधिनियम को कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है धार्मिक चरित्र या धार्मिक स्वरूप का, ठीक है, जिसमें धार्मिक स्वरूप का जो डिटर्मिनेशन है, जो एक तरीके से उसका क्या कहेंगे आप, जो निर्धारण है वो नहीं होना चाहिए, सिवाय तब जब कि इसके अधिनियम के समय यानी कि 1991 के समय जो है पहले से ही लंबित जो स्वामित्व विवाद है उससे अगर संबंधित हो, ठीक है ना, पर्टेनिंग टू टाइटल डिस्प्यूट्स, अगर स्वामी यानी कि संपत्ति वाला मामला या उससे संबंधित हो तो, और ये जो है पेंडिंग हो एट द टाइम ऑफ इट्स इनेक्टमेंट, जो इनेक्टमेंट हो रहा था तब, ठीक है। यानी कि कहने की बात है कि अगर कोई ऐसा ज़मीन का मालिकाना हक का मुकदमा यानी कि टाइटल डिस्प्यूट हो जो 1991 में कानून बनने से पहले से ही अदालत में चल रहा था, जैसे कि अयोध्या का मामला, केवल उसी की सुनवाई हो, बाकी नए मामलों को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। इक्वली समान रूप से कहिए तो ये जो शेयर्ड यूज शुड बी द नॉर्म एज डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस आउटवेज एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू फर्स्ट ऑनरशिप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो साझा उपयोग का नियम होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सह अस्तित्व पहले स्वामित्व से संबंधित किसी भी प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहने का यह मतलब है कि एक ना यहाँ पर एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कानून के साथ साथ जो ना व्यवहारिक सोच भी जरूरी है, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर जगह का इस्तेमाल कर ले कि एक ही सामान्य नियम हो यहाँ पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सब लोगों का शांति से मिलजुल कर रहना इस बात से कहीं ज़्यादा कीमती या महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों साल पहले इस ज़मीन का असली या पहला मालिक कौन था। शांति और भाईचारा इतिहास के विवादों से ऊपर होना चाहिए। समझ के बात को? तो दोस्तों आज के इस एडिटोरियल विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ है कि इतिहास की इमारतें जितनी पेचीदा हैं उन्हें सुलझाने वाले कानून के रास्ते भी उतने ही उलझे हुए हैं। एडिटोरियल ने बहुत ही बेबाकी से यह बात रखी है कि अगर हम उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1981 की मूल भावना को ताक पर रखकर हर ऐतिहासिक स्मारक के अतीत को खोदने लगेंगे तो विवादों का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ज्ञानवापी, मथुरा, विजयमंडल और अब भोजशाला यह सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की न्याय व्यवस्था और राजनीतिक ध्रुवीकरण की एक पूरी तस्वीर बयां करते हैं। अदालतें सबूतों पर चलती है, कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस अंतिम सत्य की ज़रूरत इस एडिटोरियल ने बताई है वो है लोकतांत्रिक सह अस्तित्व, दैट इज डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस। सदियों पहले क्या हुआ था उस पर आज की तारीख में लड़ने से बेहतर है कि हम उस साझा उपयोग यानी कि शेयर्ड यूज की परंपरा को अपनाएं जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब की असली पहचान रही है। जैसा कि एडिटोरियल की आखिरी लाइन कहती है, वर्तमान का आपसी भाईचारा इतिहास के पहले मालिकाना हक के किसी भी सवाल से कहीं ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 1991 के कानून को बिना किसी अपवाद के कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, या फिर इतिहास के सच को सामने लाने के लिए ऐसे सर्वेक्षण जरूरी हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी राय इस डिबेट को और भी समृद्ध बनाएगी। अगर आपको आज का यह डीप डाइव एनालिसिस मददगार लगा हो, इससे आपकी समझ बेहतर हुई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। लेकिन विदा लेने से पहले हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स देना भूल गए थे शुरुआत में। रूलिंग का मतलब होता है न्यायिक फैसला, निर्णय। वर्डिक्ट हो गया, जजमेंट हो गया, डिक्री हो गया, स्कैंट हो जाएगा इंडिसीजन, सजेशन या प्रपोजल। ऑब्लाइज्ड का मतलब हो गया आभारपूर्वक स्वीकार करना, एकोमोडेटेड, कंप्लाइड या फिर आपका एसेंटेड। एंड हो जाएगा रिफ्यूज, डिक्लाइन या फिर डिसऑबलाइज्ड।
सेफगार्ड्स का मतलब सुरक्षात्मक नियम या उपाय, प्रोटेक्शंस, प्रिकॉशंस या शील्ड्स, एंड हो जाएगा हैजर्ड्स, डेंजर्स या फिर रिस्क। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब प्रधानता या प्रबलता या अधिकता, डोमिनेंस, मेजोरिटी या फिर प्रीवैलेंस, एंड हो जाएगा माइनॉरिटी, स्कार्सिटी या फिर इनसफिशियंसी। लूपहॉल का मतलब कानूनी कमी या चोर रास्ता, फ्लॉ, स्केप क्लॉज या फिर इनएडिक्वेसी। इसका एंट हो जाएगा स्ट्रिक्टनेस, इन्फोर्समेंट या बाइंडिंग। एग्जैम्प्टिंग का मतलब होता है छूट देना, मुक्त करना, जिसको कह सकते हैं एक्सक्यूजिंग, रिलीजिंग या फिर फ्रीइंग। एंट हो जाएगा इंक्लूडिंग, सब्जेक्टिंग या फिर ऑब्लिगेटिंग। हॉलो आउट का मतलब खोखला करना, वीकेंस, अंडरमाइंस, डिप्लीट्स। एंड हो जाएगा स्ट्रेंथेंस, फिल्स या फिर रीइंफोर्सेस। एडजुडिकेटर्स का मतलब न्याय निर्णायक या पंच या न्यायाधीश, जजेस, आर्बिट्रेटर्स या फिर रेफरीज। एंड हो जाएगा डिस्प्यूटेंट्स, लिटिगेंट्स या फिर कॉन्टेंडर्स। पोलराइज मतलब ध्रुवीकृत या गुटों में, डिवाइडेड, स्प्लिट या फिर फ्रैक्चर। एंड हो जाएगा यूनाइटेड, यूनिफाइड या फिर हार्मोनियस। अगला है लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी, कानूनी लड़ाई, लॉ सूट, केस या फिर डिस्प्यूट। एंड हो जाएगा सेटलमेंट, एग्रीमेंट या मीडिएशन। एडवर्सरी मतलब विरोधाभासी, आमने सामने का टकराव, होस्टाइल, ऑपोजिंग या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग। एंड हो जाएगा फ्रेंडली, कोऑपरेटिव या हार्मोनियस। आर्बिट्रेली मतलब मनमाना, तर्कहीन, जिसको कह सकते हैं रैंडम, कैप्रिसियस, सब्जेक्टिव। एंड हो जाएगा लॉजिकल, रैशनल फिर ऑब्जेक्टिव। पर्टेनिंग टू मतलब किससे संबंधित होना, कंसर्निंग, रिगार्डिंग या फिर रिलेटिंग। एंड हो जाएगा अनरिलेटेड, इररेलेवेंट या डिसकनेक्टेड। कोएग्जिस्टेंस का मतलब सह अस्तित्व या मिलजुल कर रहना, हार्मनी, फेलोशिप या फिर पैरेललिज्म। इसका एंड हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी फिर इंटॉलरेंस। आउटवेज मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण होना, एक्सीड्स, सरपास या फिर ओवरराइड्स। एंड हो जाएगा फेल्स, सकम्स या फिर एल्ड्स। इडियम फ्रेजेस भी देखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ टीचर मस्ट इंश्योर दैट द कोर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। ठीक है। हॉलो आउट का मतलब होता है खोखला करना। कॉन्टिन्यूस करप्शन जो है वो हॉलो आउट कर सकती है इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एनी डेवलपिंग नेशन का। ठीक है। पेव द वे मतलब रास्ता साफ करना, मार्ग प्रशस्त करना। द रेगुलेटरी ग्रीन सिग्नल जो है वो रास्ता प्रशस्त करेगी फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टअप सेक्टर में। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है एक सीमा तय करना, तो लक्ष्मण रेखा खींचना भी होता है। द कोर्ट मस्ट ड्रॉ द लाइन बिटवीन जेन्युइन पब्लिक कंसर्न एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिटिगेशन। इसके बीच जो है एक लाइन खींचना चाहिए कोर्ट को। साइड डोर यानी कि बैक डोर, पीछे का रास्ता, चोर रास्ता। यूजिंग legal technicalities to bypass the main constitutional provision is like entering through a side door। मतलब मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए कानूनी बारीकियों का उपयोग करना एक चोर रास्ते से प्रवेश करने जैसा है। तो कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।